हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रोज़ एक प्री से रिलेटेड जो है टॉपिक या आर्टिकल उसको डिस्कशन करते हैं, और मेंस से रिलेटेड जो है उसका एनालिसिस भी हम लोग करते हैं। तो आज का आपका आर्टिकल जो है वह जो है इन्वायरमेंट से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पे है। जो डेवलप्ड एंड डेवलपमेंट कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री है, उनकी क्या भूमिका है इसमें, इससे संबंधित हम लोग बातें करेंगे आज। जो आपके प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं, ठीक ना। जो कुछ आर्टिकल्स इसमें फैक्ट जो महत्वपूर्ण है वो पूछे जा सकते हैं। तो पहली चीज़ कि जैसे आपको पता होगा कि 1992 से 1992 से जो रियो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन जिसको कहा जाता है, उसमें तीन संस्थाएं जो है उभरी हुई थी। UNFCCC, TVD एंड UN, जो डिजर्टिफिकेशन वाला जो था वो मरुस्थलीकरण वाला। तो यह जो UNFCCC है वह प्रत्येक वर्ष कॉप कराता है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कराता है, यानी बैठक कराता है। तो उसमें नंबर वन से COP1 से जो है शुरुआत होती है 1995 से। और अभी जैसे आपको पता भी होगा कि 29वां जो कॉप हुआ था वो बाकू अजरबैजान में हुआ था, ठीक। अब चूंकि शुरू से ही जैसे यह कार्बन इमिशन का जो या ग्लोबल वार्मिंग का जो मुद्दा है वो तो वैश्विक मुद्दा है। वैश्विक मुद्दा कैसे है, किस तरह से है? जैसे आप देखे होंगे कि जो अंटार्कटिका वाला क्षेत्र, जो क्षेत्र है, वहाँ पे ओजोन जो होल्स है, और कौन सा ओजोन ओजोन होल्स भी आप पढ़े होंगे। ओजोन दो तरह का, एक तो क्षोभ मंडल में पाया जाने वाला जो ओजोन है वो होता है, एक समताप मंडल में जो पाया जाता है, जो लेयर्स होते हैं ओजोन का, वो होता है। तो जो समताप मंडल में पाया जाने वाला जो लेयर होता है ओजोन का, जिसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है, वो क्या करता है कि सूर्य से आने वाली जो यूवी किरणें होती हैं, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है, उनको छान कर तो पृथ्वी पर भेजने का काम करता है, ठीक है। अब कुछ समय पहले देखा गया कि अंटार्कटिका वाले क्षेत्र पे क्या हो रहा है कि उस ओजोन में कुछ होल हो गया। अच्छा, ये ओजोन होल्स का मतलब ये नहीं कि रियल में कुछ होल हो गया, नहीं। वहां पे ओजोन के कुछ परतें हटते हुए दिखाई दे गए। तो सभी लोग जगह, सभी संस्थाएं जैसे NGOs या फिर से UN की जो संस्थाएं हैं वो जगह, वैश्विक लेवल पर संस्थाएं, कि आने वाले समय में इससे बहुत ज़्यादा जाके, जैसे पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग के चलते जितने जैसे ही गर्म हो रही है, आने वाले समय में वैश्विक संकट देखने को मिलेगा, जैसे सूखा या बाढ़ या फिर से अलग भी प्राकृतिक आपदाएं आने की जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो यह तीव्रता उसमें आएगी, जैसे चक्रवात हो गए उनमें भी तीव्रता देखने को मिलेगी। या फिर से समुद्र के जो ग्लेशियर्स जब पिघलेंगे तो समुद्र के जो जल का स्तर है, महासागरों के जल का जब स्तर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और जब वो बढ़ेगा तो क्या होगा, जो आइसलैंड जैसे छोटे छोटे द्वीपी जो देश हैं उनका क्या होगा, वो तो डूब जाएंगे। अब बात आई कि आखिर यह कैसे रोका जाए। तो इसको रोकने के लिए सभी देशों ने प्रतिबद्धता की, और रोकने के लिए 1992 में रियो सम्मेलन होता है, पृथ्वी सम्मेलन जिसको कहा जाता है। कहाँ पे? वह होता है ब्राज़ील में। साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है उसी का एक देश है ब्राज़ील, वहीं पे होता है ये सारी चीज़ें। और शुरू से एक कन्फ्लिक्ट चलता है, किसका? दो चीज़ों का। एक होता है एडॉप्शन और एक होता है मिटिगेशन, ठीक है। तो एक होता है, जैसे आप देखेंगे, एडॉप्शन यानी अनुकूलन, एक होता है मिटिगेशन। तो जितने भी, जो पूरा विश्व जो है, वर्ल्ड जो है, वो दो ग्रुपों में बटा हुआ है। वह दो ग्रुप कौन कौन से? एक तो है डेवलप्ड कंट्री और एक है डेवलपिंग। जैसे डेवलपिंग में जैसे इंडिया हो गया, आपका साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री हो गए, ये हो गया, या चाइना हो गया, ये सब डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। डेवलप कंट्री जैसे आप देखे होंगे, USA हो गया, UK हो गया, कनाडा हो गया, etc। तो शुरू से ही ये कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। कैसे?
तो वैश्विक लेवल पर तो ये रियो डी जेनरो जो सम्मेलन हुआ उसमें तो ये सारी चीज़ें कदम उठाया गया कि कैसे पृथ्वी को बचाया जाए ग्लोबल वार्मिंग से, या फिर से अन्य सारे जो जो प्रभाव हैं उससे, या बायोडाइवर्सिटी जो नष्ट हो रहा है उसको कैसे मतलब बचाया जाए, या मरुस्थलीकरण जो है ज़्यादा बढ़ रहा है उसको कैसे जो है बचाया जाए। तो चूंकि मरुस्थलीकरण होना या ग्लोबल वार्मिंग होना या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होना, यह कुछ ही एक देश का मुद्दा तो है नहीं, वैश्विक मुद्दा है। अब ये कैसे आता है? तो वहाँ पे प्रतिबद्धता के लिए, क्योंकि ये कहा गया कि हाँ आने वाले समय में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके इमिशन को क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, कम किया जाएगा। ठीक है, जैसे आप सुने होंगे अभी हाल ही के दिनों में कि भारत जो है 2030 तक 500 मेगावाट और 2070 तक नेट जीरो, ठीक है, फिर यूएन का अलग है, तो वही सारी चीज़ें। तो इमिस ग्रीन जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनके इमिशन को क्या किया जाए, कम किया जाए। अब चूंकि डेवलप्ड जो कंट्री हैं वो तो पहले से डेवलप कर चुके हैं, विकसित जो है सारी चीज़ें, जैसे सड़क बनाना या मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, घर वगैरह, सारे मकान वगैरह, सारी चीज़ें इंडस्ट्रियलाइजेशन कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं। तो उनके पास टेक्नोलॉजी ऐसा है जो ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन में कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे तो अभी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वही नहीं पूरी हो पाई है। जब ये नहीं पूरी हो पाई है तो वो कैसे, किस तरह से पहले चीज़ की टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे? टेक्नोलॉजी का कास्ट उनके लिए जो है वह हाई होगा, तो कैसे उसको एडॉप्ट करेंगे? तो एक मीटिंग होती है जिसको कॉफ कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उसमें कहा जाता है कि नहीं, ये जो डेवलप्ड कंट्री हैं ये क्या करेंगे, एक फंड जो है इकट्ठा करेंगे, और उसी फंड से जो डेवलपिंग कंट्री हैं या ऐसा जो कंट्री जैसे द्वीपीय देश हैं जिनका बिल्कुल ह्रास हो जा रहा है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनको क्या किया जाएगा, क्षतिपूर्ति किया जाएगा। ठीक है, ऐसा बनाया गया, क्योंकि भारत शुरू से ही मांग करता है, और भारत के साथ साथ जितने भी जो जैसे साउथ अफ्रीका जो जैसे कंट्री, या फिर से और भी जो डेवलपिंग कंट्री है वो भी मांग करते हैं कि केवल मिटिगेशन के लिए नहीं, एडॉप्शन के लिए भी फंड बनाया जाए। ठीक है, अब एडॉप्शन अनुकूलन के लिए, अनुकूलन के लिए क्यों? तो जो डेवलप्ड कंट्री है वो कहते हैं कि नहीं, ग्रीन हाउस गैसों का जो है या ग्लोबल वार्मिंग में जो कि ग्रीन हाउस गैसों का जो कंट्रीब्यूशन है उनको कम कीजिए। जैसे अपने वहाँ भारत में की बात किया जाए, स्टील प्रोडक्शन है, तो टॉप 3 में प्रोडक्शन में स्टील प्रोडक्शन आता है अपने वहाँ, भारत में जो प्रोडक्शन होता है आईआईपी का अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो थर्ड नंबर पे वही आता है। और स्टील बनेगा तो बिना कार्बन के बनेगा नहीं, कार्बन का मिश्रण उसमें चाहिए, तो एमिशन तो होगा ही होगा। ठीक है, और टेक्नोलॉजी वैसे नहीं है। तो डेवलप्ड कंट्री का कहना है कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं हम तो इमिशन कम कर ही रहे हैं, आप भी इमिशन कम कीजिए। भारत कहता है चलो भाई ठीक है, हम कम करेंगे, लेकिन उसका जो कॉस्ट लगेगा या उसका जो टेक्नोलॉजी लगेगा वो हमें शेयर कीजिए। जब इसकी बात आती है तो जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वह शेयर करने से जो अपना टेक्नोलॉजी है मना कर देते हैं। फिर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होंगी कि आखिर भारत जैसे डेवलपिंग जो कंट्री है वह क्यों मांग कर रहे हैं लॉस एंड डैमेज फंड का, एडॉप्शन की क्यों मांग कर रहे हैं भाई? अब आप कह रहे हैं कि सीधे बात आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि डेवलप कंट्री जो है विकसित कर ली, ठीक है, आप उस समय क्या कर रहे थे कि आप विकसित नहीं किए, क्यों कह रहे हैं कि आप तो विकसित कर लिए हैं भाई, हम अभी कार्बन का एमिशन कम नहीं करेंगे क्योंकि हम विकसित नहीं हुए हैं, हमारे वहाँ मूल सुविधाएं ही नहीं है, सड़क पूरी रूप से नहीं बना हुआ है, आवास पूर्ण रूप से नहीं बना हुआ है। तो उसका उसके पीछे तर्क ये कहा जाता है चूंकि भारत या बहुत सारे जो है अल्प विकसित जो देश थे या विकासशील जो देश थे वह औपनिवेशिक शासन में, आप देखे होंगे कि वहाँ पे ब्रिटिशर्स या अन्य अन्य अलग अलग कंट्रीज की शासन थी। जैसे भारत की अगर एग्जांपल लेकर चला जाए तो भारत में क्या ब्रिटिशर्स की वहाँ पे शासन चलता था, तो ब्रिटिशर्स क्या किए, फॉरेस्ट एक्ट आप लाए थे, और फॉरेस्ट एक्ट में वो क्या किए उस समय, फॉरेस्ट एक्ट में जो वहाँ पे फॉरेस्ट में रहने वाले जो ट्राइब्स होती हैं उनको भी जाने से वंचित कर दिए। और वंचित करना ही वहाँ तक उचित नहीं, बल्कि वहाँ के जो वनों को जो वनाच्छादित जो क्षेत्र था अलग अलग एक्ट पारित करके, जैसे आपको पता है, अच्छा ब्रिटिशर्स के अगर देखा जाए तो 1919 का एक्ट अगर आपको पता होगा, रोलेट एक्ट जो उसको कहा जाता है, वह क्यों लाए थे? अपने लिए लाए थे या फिर से भारत के नागरिकों के लिए, भारतीयों के लिए लाए थे? अपने लिए, सीधी बात है। ये किसी को भी शक के आधार पर क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, और बिना वारंट का। तो ठीक वैसे ही फॉरेस्ट एक्ट भी लाया गया था। और फॉरेस्ट एक्ट अगर ब्रिटिशर्स ला रहे हैं उस समय में तो क्यों ला रहे होंगे?
सीधी सी बात है, वो क्या कर रहे थे, जो वन आच्छादित क्षेत्र था उस पे अपना अधिकार जमाने के लिए, यानी जो यहाँ के नेचुरल सोर्सेस थे उसको नष्ट करने का काम कौन किया अपने स्वीकाल में? यही ब्रिटिशर्स की, यही डेवलप जो कंट्री है वो की। तो कैसे किए? क्योंकि यहाँ से चूंकि उस एक्ट में प्रावधान कर दिया, तो यहाँ से क्या कर रहे थे, जो कच्चा माल के रूप में उस लकड़ियों को या वनों को काटकर, या वनों को काटकर बड़ी मात्रा में क्या हो गया, फैक्ट्रियों को लगाना यहाँ पे, ठीक है। फिर फैक्ट्रियों को लगा के यहाँ पे वनों को काट कर फिर उसके जो प्राकृतिक रिसोर्सेस होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, उसको यहाँ से सीधे अपने देश ब्रिटेन में भेजना। फिर वहां से जो औद्योगिक क्रांति हो रही थी, औद्योगिकरण जो हो रहा था, उसमें उसका प्रयोग करना। और प्रयोग करने से क्या हुआ, उस समय इन देशों ने, जो डेवलप्ड कंट्री आज अपने आप को मान रहे हैं या हैं, खूब जी जान कर इमिशन किया, पूरा इमिशन किया कार्बन का, ठीक है। तो सबको सबक तब आया कि देखा गया कि अंटार्कटिका पे जो छिद्र होल्स दिखाई दे रहा है, अंटार्कटिका पर तो कोई पॉपुलेशन है नहीं, फिर वहां पर कैसे होल्स दिखाई दे रहा है? तब देखा गया कि जो पृथ्वी है, तब थोड़ा सा इन लोगों का दिमाग खोला कि ये जो पृथ्वी है, जो भारत बहुत पहले से बात करता है वसुधैव कुटुंबकम की, उसमें जो पृथ्वी है, एक जगह से नहीं कई जगह से भी इमिशन होगा तो पूरे पृथ्वी पर इसका नुकसान होगा, पूरे पृथ्वी पर इसका जो है इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये लोग जाके कार्बन का पूर्ण रूप से इमिशन किए, इमिशन करने के बाद अपने वहां डेवलप्ड हो गए और यहाँ के रिसोर्सेज को नष्ट कर दिए। यही कारण है कि भारत, और भारत जैसे जो अल्पविकसित या विकासशील जो देश है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मिटिगेशन तो ठीक है, आप एडप्शन के लिए क्या कदम, जो आपने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो थे उसको जो आपने नष्ट किया, उसके लिए आप कौन सा फंड दे रहे हो? तो उसके लिए कदम उठाया जा रहा था, बार बार मांग की जा रही थी। अब यह जाके COP27 होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टीज है 27, 27वां होता है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, जो COP27 में बता रहा हूँ किसका है, UNFCCC का है, ठीक ना, कॉम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये इसमें होता है COP27। तो COP27 में जाके अंततः जो है, इस जितने डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, यह मानने को तैयार हो जाते हैं कि लॉस एंड जो डैमेज है वो फंड जो है, वो कोष जो है बनाया जाएगा, जिसमें एडॉप्शन के लिए जो पैसा हो कौन देंगे, डेवलप्ड कंट्री देंगे। कौन देंगे? डेवलप्ड कंट्री देंगे, ठीक है। अब इनको चाहिए क्या, ग्लोबल रूप से कार्बन का इमिशन भी नहीं होना चाहिए। जैसे यूरोपियन यूनियन का अगर आप देख रहे होंगे तो सीबीएम ला दिए हैं लोग, हाँ, कि 2026 से हम सीबीएम ला रहे हैं, 2026 से सीबीएम ला रहे हैं, इसका मतलब कोई भी कार्बन संबंधित अगर कोई चीज उत्पाद जा रहा है वहां पर टैक्स बढ़ाएगा, आयात शुल्क उस पर लग जाएगा। इसका मतलब आपकी वस्तु वहां पे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी तो आपका निर्यात कम हो जाएगा, आपकी इंडस्ट्री प्रभावित होगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये डेवलप्ड कंट्री अपने आप में, तो यहाँ अपने आप बहुत महान बनने की कोशिश करते हैं कि हाँ, यहाँ पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना जरूरी है, ये कदम उठाना जरूरी है, और भी किस पे, डेवलपिंग कंट्री पे। लेकिन अपने ओर से क्या कदम उठाए, देखिए, लॉस एंड डैमेज फंड जाते 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 लास्ट में इसमें बना सहमति कब, COP27 में, ठीक है। COP27 में सहमति तो बन गई, लेकिन अभी ये आए हैं महानुभाव, या इनको पहचान रहे होंगे आप, ये जब से आए हैं तब से पूरे विश्व में तहलका मचा के रखे हुए हैं। जब से आए हैं कोई ऐसा दिन नहीं हो जिस दिन इनका फ्रंट पेज पे इनका जो है न्यूज ना आए, या इनका जो है फेस ना आए, ठीक है। और सभी निर्णय एक 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 दिन करते जाना है, ताकि विश्व में ग्लोबल लेवल पे न्यूज में बना रहना है, यानी मुद्दों में बने रहना है। तो हम सब की बात हो रही है, ये महानुभाव आए तो लॉस एंड डैमेज फंड जो बना हुआ था, उस फंड से ही सीधे अपने आप को वापस कर लिए, बाहर कर लिए कि नहीं, हम नहीं देंगे लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। COP27 में सारी चीजें हो गई थी, अब यहाँ से क्या कर लिए, अपने आप को बाहर कर लिए इस समय, अभी प्रेजेंट में। अब जो फंड जुटाए जा रहे थे, कोष जुटाए जा रहे थे, केवल किसके लिए, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो डेवलपिंग कंट्री को दे दिया जाए ताकि टेक्नोलॉजी वह यूज करे, ताकि कार्बन का एमिशन कम हो सके। तो कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें कहते हैं लोग कि हाँ बिल्कुल ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, भारत जैसे देशों का रिपोर्ट ये है पर्यावरण पे, ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन इनकी देखिए प्रतिबद्धता क्या है, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा एक और टॉपिक कनेक्ट कर सकते हैं आप, जो इंटरनेशनल जो या ग्लोबल जो आप देख पा रहे होंगे इंस्टीट्यूशन है, उसका भी कहीं ना कहीं फेल्योर आपको दिखाई देगा। जैसे
आप WHO को देख लीजिए, WTO को देख लीजिए, UN का इवन देख लीजिए जो UNSC है। WHO कहकर हार गया जो आप देखे थे कोविड-19 में चाइना पर, कि आप यहाँ पे बताइए कहाँ से कैसे हुआ है, अभी तक कोई रिपोर्ट आता पता नहीं है। WTO की जितनी भी समझौताएं होती हैं वो केवल विकासशील जो देश हैं उन पर बाध्यता है, वो नहीं करेंगे तो ऐसे कर दिया जाएगा, टेरिफ लगा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, सारी चीज़ें हैं। लेकिन वही अमेरिका जैसे देश उनकी बातों को ना माने तो कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ यही है कि ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है इस इरा में, इस समय में क्या हो रहा है, फेल्योर की तरफ जा रहा है, इन फेल्योर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यूएनएससी हो गया या यूएन हो गया, यही बात है कि भारत जैसे देश या अन्य भी जो देश हैं डेवलपिंग कंट्री है वो उसमें रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, ताकि क्योंकि अब देखिए जैसे यूएन की ही देख लीजिए आप, जो यूएनएससी है उसमें वीटो पावर देखिए, मात्र अभी तक 15 सदस्य हैं जिसमें 5 ही मेंबर ऐसे हैं जिनके पास वीटो शक्ति है। मात्र पूरे विश्व से मात्र 5 ही मेंबर है जिनके पास वीटो शक्ति है। ठीक है, और वो कौन है? आप जानते ही, यूएस महाराज है, फ्रांस है, रसिया है, यूके है और चाइना है। ये 5 लोग हैं जिनके पास वीटो शक्ति है। ये बना कब था? 1945 में, और अब तक कोई भी रिफॉर्म नहीं हुआ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देख लीजिए, बना कब? 1950 में लागू हुआ, और अब तक सैकड़ों से अधिक बार इसमें संशोधन हो चुका है। क्योंकि संशोधन जो है आने समय के साथ जैसी आवश्यकताएं होती हैं उस तरह से उसको संशोधित करना आवश्यक होता है, लेकिन इसमें नहीं हुआ। यही मुद्दा है। जैसे अब देखिए इसमें फ्रांस है, यूके है, यूएस है, कनाडा है, तो ये कहाँ के कंट्री हैं? कौन से कंट्री हैं? अफ्रीका का कंट्रीब्यूशन देखिए, साउथ अफ्रीका इतना बड़ा महाद्वीप है, सबसे ज़्यादा देश अगर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका महाद्वीप में है। सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज के अगर नज़रिए से आप देख रहे हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज भी वहाँ पे हैं। लेकिन यूएन में क्या इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए? साउथ अफ्रीका का कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए? भारत जैसे देश जो अपने आसपास के पड़ोसी, कोविड-19 में भी आपने देखा कि फ्री में सभी को वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड कराया। साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री है क्या वो नहीं होना चाहिए? आसियान जैसे देशों में क्या जापान जो है इतना बड़ा जो है टेक्नोलॉजी में आगे है, क्या उसको उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं मिलना चाहिए? तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे अगर देख रहे हैं आप तो ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशन है उनका फेलियर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे। तो मुद्दा यही था मुख्य रूप से, जो यह लॉस एंड डैमेज फंड जो COP27 में किया गया था, मुख्य रूप से विकसित देशों के द्वारा फंड जुटाने की बात की गई थी, उसमें से महाराज अपने आप को एग्जिट कर लिए हैं। ठीक, तो प्रतिबद्धता है, ग्लोबल लेवल पर सबकी प्रतिबद्धता है, लेकिन वही का बात आ गई कि प्रतिबद्धता है लेकिन हम नहीं करेंगे, आप लोग कीजिए। ठीक, तो कंट्रीब्यूशन तो रहेगा, सबका प्रतिबद्धता है, सबकी प्रतिबद्धता है कि हाँ ये काम करना है, बिल्कुल इसको जीरो करना है, कार्बन एमिशन को बिल्कुल जीरो करना है, ग्लोबल जो वार्मिंग है उसको कम करना है। लेकिन जैसे ही कदम उठाने की अगर उस पर सकारात्मक बात की जाए तो अपने आप को सीधे जो डेवलप कंट्री हैं वो क्या करते हैं, पीछे खींच लेते हैं। और रिसोर्सेज किसका यूज किए हैं? जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं या अल्प विकसित जो देश हैं, ये कभी ना कभी इन्हीं के रिसोर्सेज को ये लोग क्या किए हैं, कभी ना कभी यूज किए हैं ले जाके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए तो मैंने ये बता दिया, कंटेक्स्ट आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। तो लॉस एंड डैमेज जो फंड है या बनाया गया था, कब बनाया गया था? COP27 में बनाया गया था। ठीक, तो लॉस एंड डैमेज फंड को याद रखिएगा। तो इसमें क्या है, लॉस एंड डैमेज का मतलब क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन के अपरिहार्य जोखिमों से उत्पन्न होने वाले जो नकारात्मक परिणाम है, जैसे समुद्र का स्तर बढ़ रहा हो, लंबे समय तक गर्म लहरें आ रही हैं तो चक्रवात बढ़ेगा, चक्रवात की संख्या बढ़ेगी, साइक्लोन की, तो क्या होगा, तटीय क्षेत्रों में जितने भी निवास स्थल है वो प्रभावित होगा, सीधी बात है। या मरुस्थलीकरण बढ़ रहा हो, तो ये आने वाले समय में क्या है, ये सब कहीं ना कहीं जलवायु पर क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव होगा। समुद्र का अम्लीकरण हो गया, चरम घटनाएं हो गई, जंगल की आग हो गया, या प्रजातियों का विलुप्त होना, जिस फसल की विफलता जो हो गई, ये सारी चीजें। ठीक है, तो लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना कब होती है? मैं बताया 2022 में मिस्र में हुआ था। कौन? COP27।
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 UNFCCC का हुआ था, कहाँ पे? मिस्र में। उसी समय लॉस एंड डैमेज फंड की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था कि जलवायु परिवर्तन के कारण आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों तरह के नुकसान झेल रहे जो देश, जो क्षेत्र होंगे, उनको वित्तीय सहायता क्या की जाएगी? प्रदान की जाएगी। विकासशील देश, विशेषकर छोटे द्वीपीय देश जो जलवायु प्रभाव से सबसे अधिक खतरे का सामना कर रहे हैं, उनको जलवायु संबंधी आपदाओं के मामले में वित्तीय सहायता की मांग कर रहे हैं, और यह विकसित देशों द्वारा पैदा की गई समस्या के कारण उन्हें कष्ट उठाना पड़ रहा है। ये मैंने पहले ही आपको बताया जो कंटेक्स्ट था उसमें। ठीक है, तो अब तक इस कोष में कितना? लगभग $750 मिलियन का वादा किया गया है, जिसमें से अमेरिका ने $17.5 मिलियन का योगदान दिया है अभी तक। ठीक ना, वास्तव में अमेरिका उन बहुत कम देशों में से है जिसने पहले ही अपनी प्रतिबद्धता राशि कोष में स्थानांतरित कर दी है, लेकिन अपने आप को इसने क्या किया? बाहर कर लिया। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। पेरिस समझौता हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय समझौता, जिसमें जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए 2015 में हर देश द्वारा अपनाया गया था। ठीक, प्राथमिकता अपनाई गई थी, ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम किया जाए, या फिर से उसमें ही लिया गया था ये कि पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे सीमित रखा जाए, और साथ ही तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का उपाय किया जा सकता है। पेरिस समझौता, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ठीक ना, और समझौते के तथ्य अगर खोज रिपोर्ट के देखा जाए तो आधार पर 1.5 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस की सुरक्षित सीमा का उल्लेख इसमें किया गया था, किसमें? पेरिस समझौते में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, और पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे सीमित रखा जाए, और साथ ही तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रावधान पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें किया गया था 2015 में। तो पेरिस समझौता कब का है? उसमें कॉप हुई थी, इसी में ये किया गया था, ये निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुद्दे थी जो मुख्य रूप से आपके इन्वायरमेंट में, आप मेंस में इसको कोड कर सकते हैं। ठीक है, इवन इंटरनेशनल रिलेशन में भी आप कोड कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।